नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज के अंदर हमारा पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो गाइस, आज से हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस को कंप्लीट करने की शुरुआत करेंगे। उसी के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जहां पे हम इंडिया में बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ पे कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुई, ठीक है ना। ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है कहाँ से आई थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैंक एकदम मॉडर्न फिनोमेना है, ये ब्रिटिशर्स ने हमको दिया है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बैंकिंग एक बिजनेस के तरीके से काम कर रहा था यहाँ पे। हाँ, ये सही बात है कि वो जो बैंकिंग बिजनेस था ना, वो मॉडर्न तरीके से नहीं था, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि साहूकार होते थे इंडिया में, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल एक बैंकिंग बिजनेस पर्सन होते थे। हाँ, ये साहूकार होते थे, जो साहूकार लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते थे, लेकिन लोगों को एक हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जा देते थे। बट आप कह सकते हैं कि दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफकोर्स अनऑर्गेनाइज, बट दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरीके से। तो जहां पे हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ये हम मॉडर्न डे बैंकिंग की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स के समय में इंडिया में आया, ठीक है। तो इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज बैंक। तो गाइस, बैंक क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी में लेन देन करता है, पैसे में। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, मनी लेंडर, साहूकार, वो भी एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ अ लाइसेंस टू होल्ड एंड लेंड मनी, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड लोगों को कर्जा देता है, लोन देता है, राइट। इस तरीके का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको क्या कहते हो? बैंक। ये जो बैंक है, ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज लोगों को ऑफर करता है, जैसे चेक्स इशू करवाना, मनी ऑर्डर, वायर ट्रांसफर, डिपॉजिट्स, करेंसी एक्सचेंज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट। तो इस सारे तरीके के जो भी फंक्शन है, एक बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इन बैंकिंग फंक्शन से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस हमको समझना है तो व्हाट इज बैंक। बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम होता है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को कर्जा देना। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, लेकिन इसके अलावा मॉडर्न डे बैंकिंग कुछ अलग तरीके से होती है। मॉडर्न डे बैंकिंग के अंदर बस डिपॉजिट लेना और कर्जा देना इतना ही नहीं फंक्शन होता है। आजकल इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, मर्चेंट बैंकिंग आ गई है, और अलग अलग तरीके के नए बैंकिंग एक्टिविटीज शुरू हो गई है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली ये बैंक है। बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, इंडिया में वेदास के अंदर हमको एक वर्ड मिलता है, उजूरी। उजूरी उजूरी का मीनिंग क्या होता है कि ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स है, जो हमको सूत्रार्थ में भी मिलता है, जतकार्थ में भी मिलता है, ठीक है। जहां पे प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अनइथिकल मॉनेटरी लोन्स व्हिच इज एडवांटेजियस टू द लेंडर्स। एक तरीके से साहूकार होते थे ना, साहूकार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? साहूकार, मनी लेंडर्स। तो वेदास के अंदर और सूत्रास के अंदर हमको ये जो वर्ड मिलता है, ये उजूरी, ये मनी लेंडर्स की तरह यूज किए जाते थे वहां पे। इसके अलावा हमको मौर्य पीरियड के अंदर भी अलग अलग वर्ड मिलते हैं, जैसे आदेशा। अगर हम देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ही इज ऑल्सो, वो भी जो है ना पैसे को कर्जे के मतलब कर्जे से देने की बात करते थे, करेक्ट। तो आदेशा जो उस समय में मौर्य पीरियड में यूज होता था, वो मॉडर्न डे एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता था। मॉडर्न डे बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? एक साइन डॉक्यूमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जो आप दुकान में बिल खरीदते हो ना, वो उसी तरीके से, कि जहां पे साइन करने वाला सामने वाले पर्सन से एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करेगा। उसी तरीके से आदेशा रिसीव ऑर्डर किए जाते थे उस समय में। तो मॉडर्न डे बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैंकिंग एकदम मॉडर्न फिनोमिनन है, नहीं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज इंडिया में पहले भी ट्रेडिशनल तरीके से यूज किए जाते थे, बैंकिंग प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल तरीके से किए जाते थे। बट राइट नाउ वी आर लुकिंग
at the modern day banking system into the India. तो ये उसका बैकग्राउंड था। अब हमारे इस चैप्टर को हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं दो फेजेस में, एक प्री इंडिपेंडेंस फेज, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज टिल डेथ। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस फेज मतलब 1947 से पहले, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज को भी हम दो तरीके से बांटेंगे, एक नेशनलाइजेशन फेज, दूसरा लिबरलाइजेशन फेज। नेशनलाइजेशन फेज 1947 से 1991 के बीच में होगा, जहां पे हम देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। 1991 के बाद आज तक जो फेज है वो है लिबरलाइजेशन। तो 1991 में हम सबको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो उसके बाद इंडिया में जो है ना काफी बदलाव आए फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। उन बदलाव के कारण इंडिया में जो है ना, जो हमारा आज का बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेक्टर की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक बड़ी तादाद में इंडिया में बनने लग गई, बैंक्स के अंदर लिबरलाइजेशन आ गया। ये सारे फेजेस ये सारे फिनोमिना हम देखेंगे, लेकिन लिबरलाइजेशन फेज के अंदर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर नेशनलाइजेशन फेज और लिबरलाइजेशन फेज, ये दो तरीके के फेजेस हम देखेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ बैंक। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक की, तो इंडिया में जो बैंकिंग की हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है 1770 से 1770 विथ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये ब्रिटिशर के साम्राज्य के अंदर बनी थी। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया की पहली बैंक है जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी। इट वाज होनली ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स द्वारा इसको ओन किया गया था। लेकिन इस बैंक की एक प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक जो है ना 1832 तक आते आते ये बैंक क्या हो गई, फेल हो गई। थिंग इज दैट कि हम लोगों को जो है ना बैंकिंग का जो सिस्टम था, ये मॉडर्न बैंकिंग जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ये काफी नया था। तो हुआ ये था कि उस समय में लोगों को ये बात एकदम नहीं लग रही थी कि हम हमारा पैसा कहीं पे सेव भी कर सकते हैं और उसी जगह से हम पैसा उधार भी ले सकते हैं। मतलब पहले साहूकार होते थे जो वो उधार देने का काम करते थे, पैसे सेव करने का काम नहीं करते। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आगे जाते हुए फेल हो गई। हम देख रहे हैं कि 1830 या फिर 32 तक आते आते बैंक ऑफ हिंदुस्तान में फंड्स की कमतरता हो गई, लोग डिपॉजिट डालना भूल गए। उसके कारण क्या हो गए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1830-32 का आते आते फेल हो गई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान से ही इंडिया के अंदर बैंकिंग के करियर की शुरुआत होती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहीं पे हार नहीं मानी, ब्रिटिशर्स ने अपने प्रयासों को कंटिन्यू रखा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग सिस्टम आती है ब्रिटिश जमाने में वो है प्रेसिडेंसी बैंक्स। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। नाउ व्हाट इज दिस प्रेसिडेंसी बैंक्स? Just give me a second. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारे पूरी इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया था, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। प्रेसिडेंसी मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि उस समय का राज्य, जैसे आज इंडिया में जो राज्य मिलते हैं उसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उन्होंने इनिशियली 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। हर एक प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स ने जो बैंक बनाई थी, सबसे टॉप मोस्ट बैंक, वो कहलाई प्रेसिडेंसी बैंक। इसकी शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ बंगाल से, जो बनी थी 1809 में। एक्चुअली में बैंक ऑफ बंगाल 1809 में नहीं बनी थी, वो बनी थी 1806 में विद द नेम ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता।
लेकिन 3 साल बाद 1809 को इसी बैंक का नाम बदल दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि बैंक ऑफ बंगाल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1809 में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा गया बैंक ऑफ कलकत्ता की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो 1806 में हुई थी। या फिर बैंक ऑफ बंगाल का पुराना नाम क्या था, तो इट वॉज बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। जो दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक थी वो बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में 1840 बॉम्बे के अंदर बनी, इसका हेडक्वार्टर आज का मुंबई बॉम्बे। थर्ड इज बैंक ऑफ मद्रास 1843 में 1843 में बनी आपकी बैंक ऑफ मद्रास। तो बंगाल में, बॉम्बे में एंड मद्रास में 1809, 1840 एंड 1843 रिस्पेक्टिवली 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को बनाया गया। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स उस समय के ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बैंक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक थे उस समय में। इन्हीं बैंकों के जरिए से ब्रिटिशर्स का बैंकिंग एक्टिविटी ज्यादातर चल रहा था। इन बैंक को बैंक नोट इश्यू करने का अधिकार था। ये उस समय में ब्रिटिश सरकार के लिए एक तरीके के बैंकर के तरीके से काम कर रही थी। लेकिन 1920 तक आते आते ये जो बैंक्स थे ना, ये डाउन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, मतलब इनका प्रॉफिट कम होते गया। ठीक है, सो 1921 में एक डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया और तीनों को मर्ज करके जो एक बैंक बनाई उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1921 में, बेसिकली वो 3 बैंकों को मर्ज करके बनाई गई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ी बैंक इंडिया के अंदर। ये आरबीआई के पहले एक तरीके से सेंट्रल बैंक का काम कर रही थी। इट वाज नॉट डेजिग्नेटेड सेंट्रल बैंक एट दैट टाइम। ये सेंट्रल बैंक नहीं थी लेकिन लगभग उसकी तरह काम कर रही थी। ये बैंक नोट इशू कर रही थी, बैंकों को गाइड भी कर रही थी, उस समय में बैंक को रिफाइनेंस करने का काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के लिए बैंक का काम कर रही थी। इस तरीके से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की गई 1921 में। हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस नाम से स्टैब्लिश कर दिया। मतलब हमारी जो आज की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ बंगाल से 1809 में, और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनी। इंडिपेंडेंस के बाद उसी इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया। दिस वाज द नेशनलाइजेशन प्रोसेस। ये क्या थी, एक नेशनलाइजेशन प्रोसेस थी 1955 में। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 बनाया गया एंड उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या कर दी, एस्टेब्लिशमेंट कर दी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम अ गवर्नमेंट ओन बैंक। 1955 में भारत सरकार के अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। उसके पहले जो इंपीरियल बैंक थी वो भारत उस समय के भारत सरकार के अंदर नहीं आती। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास खुद की बैंक होनी चाहिए, तो वो बैंक कौन सी बनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री 1809 से शुरू होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूंगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, नॉट लार्जेस्ट। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसके अलग अलग ब्रांचेस को मर्ज किया गया था इन 2017। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुल उसके अलग अलग सब्सिडरीज थी, उन सारी सब्सिडरीज को 2017 में मिला गया एंड आफ्टर दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई। नॉट ओनली दैट, ये दुनिया के टॉप 50 में भी गिनी जाने लगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के टॉप 50 बड़ी बैंक्स में से एक आ गई। आज अगर मैं बात करूंगा तो रफली 25% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर गोज टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का 25% डिपॉजिट, 4 में से 1 डिपॉजिट कहां पे जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये इतनी बड़ी बैंक हो गई।
इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पाए जाते हैं, करेक्ट। दिस इज हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा और जाने हम, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of July 1955 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ गोरवाला कमेटी। ये नाम याद रखना है आपको, गोरवाला कमेटी। ठीक है, 1955 में गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की थी एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 2nd June 1956 विद मेजॉरिटी ऑफ शेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए एंड इट बिकम गवर्नमेंट ओन एंटिटी। दिस एसबीआई एक्ट as an agent where Reserve Bank of India has no branch of office. So ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है शुरुआती समय में आरबीआई की भी मदद कर रहे थे। शुरू में आरबीआई के सारे इंडिया में ऑफिसेस नहीं थे, तो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपना काम कर रहे थे। एसबीआई एक्ट एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई इनटू द इंडिया। इट हैज 5 एसोसिएटेड बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड त्रावणकोर, जिनको 2017 में मर्ज कर दिया गया, टोटली मर्ज कर दिया गया। तो दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। In 1959, 7 subsidiaries of State Bank of India were nationalized. तो इस 7 subsidiaries के नाम यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र एंड इंदौर। ये 7 बैंकों को 1959 में नेशनलाइज किया गया था उस समय। तो प्रेसिडेंसी बैंक, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट बैंक थी उस समय में इंडिया के अंदर? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलाहाबाद बैंक एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैंक। हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान बैंक वाज द फर्स्ट बैंक इनटू द इंडिया। उसके बाद हमने प्रेसिडेंसी बैंक्स को देखा, इंपीरियल बैंक को देखा, द स्टेट बैंक ऑफ को देखा। सो इलाहाबाद बैंक इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। इलाहाबाद बैंक की शुरुआत हुई थी 1865 में उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। It is the oldest joint stock bank in India. ये इंडिया की सबसे पुरानी जॉइंट स्टॉक बैंक है जो आज तक काम कर रही है, विच इज फंक्शनिंग टिल टुडे। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद बैंक के पहले कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं थी, लेकिन वो सारी कंपनी खत्म हो गई। जो इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आज तक काम कर रही है, तो वो कौन सी है? इलाहाबाद बैंक। इट इज स्टिल फंक्शनिंग टुडे, 1865। देन हम देखते हैं अवध कमर्शियल बैंक। अवध मतलब आज का लखनऊ। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर वो अवध के नाम से जाना जाता था, लखनऊ। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881। अवध कमर्शियल बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1881 में। उसका हेडक्वार्टर है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। इट वाज फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक इन इंडिया एंड आल्सो द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक बाय इंडियंस। ये अवध कमर्शियल बैंक इंडिया की वो बैंक है जहां पे पहली बार इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था बैंक के मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अभी तक हम जो भी बैंक्स देख रहे थे वो सारी की सारी बैंक जो है ना ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स द्वारा मैनेज की जा रही है। सो अवध बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक, एक तरीके से आप बोल सकते हो, नॉट फुल्ली इंडियन बैंक, पार्शियली इंडियन बैंक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अवध से आधा, अवध मतलब आधा, हाफ, तो आधी इंडियन आधी फॉरेनर, इस तरीके से ये बैंक बने। जैसे भी हो याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाउएवर इट वाज फेल्ड इन 1958। आज ये बैंक अस्तित्व में नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895। लाहौर पाकिस्तान के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। आज लाहौर में नहीं है, आज इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। पार्टीशन के बाद लाहौर से पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहां पे कर दिया? दिल्ली में। इट इज द फर्स्ट बैंक टू बी मैनेज सोनली बाय द इंडियंस। मतलब ये पहली 100% इंडियन द्वारा मैनेज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक।
इसको बनाने में जो की पर्सन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन काम कर रहे थे, उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प की थी और उन्हीं की मदद से पीएनबी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड इन 1895 इनिशियली इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, लेकिन बाद में उसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट किया गया एंड इट बिकम द फर्स्ट बैंक विच इज सोलली मैनेज बाय इंडियंस। तो ये कुछ बैंक्स थे। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, आजकल एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होते रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो है ना एग्जामिनेशन टफ होते जाती है, उसका पैटर्न बदलते जाता है। सो आजकल इतने स्टैटिक सवाल पूछना जो है ना बैंकों ने बंद कर दिया है, एग्जामिनेशंस ने इतने स्टैटिक सवाल पूछना बंद कर दिया लगभग, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं वो। तो इन दैट सिनेरियो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये याद रखना जरूरी है। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने पहले बोला था कि इंडिया की पहली ज्वाइंट स्टॉक बैंक, उसका नाम क्या है, बैंक ऑफ अपर इंडिया, जो 1863 में बनी। इलाहाबाद बैंक की बात की थी, वो कब बनी थी, 1865 में, मतलब 2 साल पहले, उसके 2 साल पहले इलाहाबाद बैंक के 2 साल पहले बैंक ऑफ अपर इंडिया इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये बैंक क्या हो गई, बाद में बंद हो गई, 1913 तक आती आती ये बैंक बंद हो गई। इसलिए मैंने आपको कहा कि राइट नाउ इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक जो आज तक काम कर रही है, टिल टुडे। अंडरस्टूड। तो ये नाम भी याद रखना, बैंक ऑफ अपर इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक। जॉइंट स्टॉक बैंक क्या होता है, जॉइंट स्टॉक बैंक मतलब क्या है कि जहां पे हम मल्टीपल शेयर होल्डर्स आएंगे और मल्टीपल शेयर होल्डर्स मिलके एक बैंक को बनाएंगे। वहां पे एक सिंगल ओनर नहीं होगा, वहां पे ओनरशिप कैसी होगी, ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट ओनरशिप, इसको आप क्या कहोगे, ज्वाइंट स्टॉक बैंक। तो इलाहाबाद बैंक इज इट्स स्टिल ऑपरेटिंग एंड इट इज द इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। The first bank that opened its branch on foreign soil is Bank of India. So बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1906 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बनी थी बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसको बाद में 1969 में 1969 में नेशनलाइज तक किया गया था। ये इंडिया की वो पहली बैंक है जिसने इंडिया के बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन की है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करने वाली जो पहली बैंक थी वो थी बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने 1946 में, इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले 1946 में लंदन जाके, जिन्होंने हम पे राज किया था उनके घर जाके पहली ब्रांच ओपन की थी। सो बैंक ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक हु ओपन इट्स ब्रांच ओवरसीज इन 1946। और कहां पे खोली थी, लंदन के अंदर। इस बात को याद रखना। सो गाइस, अभी तक हम जो है ना इंडिपेंडेंस के पहले 1947 के पहले पहले जो है ना अलग अलग तरीके के बैंकों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हिंदुस्तान बैंक थी, ठीक है। देन हमने देखी प्रेसिडेंसी बैंक, फिर हमने देखी इंपीरियल बैंक, फिर हमने देखी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हमने कुछ मिसलेनियस बैंक देखी। मिसलेनियस बैंक मतलब अलग अलग तरीके की, जैसे अवध बैंक देखी हमने, इलाहाबाद बैंक देखी, बैंक ऑफ इंडिया देखी, ये कुछ अलग अलग तरीके की बैंक देखी। तो इतने सारे बैंक देखी, लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज मैटर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बारे में बात क्या है यहाँ पे। सी, कुछ घटनाएं हो गई थी 1929 में, दुनिया में एक इकोनॉमिक बवाल आ गया था, ठीक है ना। आप उसको इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हो। इन 1929 उसको कहा गया ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट साइकिल्स परफॉर्म होती है उसके अंदर हम डिप्रेशन को देख सकते हैं।
मान लो ये इकोनॉमिक साइकिल है, समय के साथ ये साइकिल आगे बढ़ती रहती है। ये होता है बूम पीरियड, ठीक है, ये होता है रिसेशन और ये होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी की वो अवस्था, ये यहां पे नीचे, जहां पे मार्केट में डिमांड ऑलमोस्ट जीरो होती है, डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो या फिर नियर टू द जीरो। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड जीरो मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर कोई चीजों की डिमांड ही नहीं कर रहा है, कोई चीजों को खरीद ही नहीं रहा है। जब कोई चीजों को खरीद ही नहीं रहा है वहां पे, तो प्रोडक्शन क्या होगा? जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने भी फैक्ट्रीज है सबको ताला लग जाएगा। फैक्ट्रीज को ताला मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगारी के कारण इकोनॉमी और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। मतलब हम लोग होते हैं ना कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के अंदर, जहाँ पे हमको कुछ करने की इच्छा नहीं होती। उसी तरीके से कुछ कारणों से इकोनॉमी के अंदर भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इकोनॉमी पूरी ठंडी पड़ जाती है, एकदम स्लो पड़ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। इसमें पूरी मतलब ज्यादातर दुनिया के अंदर क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की बात है ये, कि ज्यादातर दुनिया में एक तरीके से मंदी वाला माहौल चला गया था और डिमांड ऑलमोस्ट जीरो तक चली गई थी। सो ये ग्रेट डिप्रेशन एक कारण है। इसके कारण लोगों को पता चला कि डिप्रेशन के जैसे अवस्था से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ संस्थाएं होनी चाहिए किसी भी देश में, ठीक है। जैसे एक संस्था है सेंट्रल बैंक। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ना, इसने बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक चीज का इंपॉर्टेंस लोगों को बता दिया कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ग्रेट डिप्रेशन में आके ये पता चला, उसके पहले भी लोगों को ये चीज पता थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने उस नीड को ज्यादा और तेज कर दिया कि इंडिया के अंदर क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से भी एक बैंक है इंडिया में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नेशनलाइज्ड बैंक, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक एज एन कॉन्सेप्ट। सेंट्रल बैंक में एक टाइप की बात कर रहा हूं, बैंकिंग टाइप की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं यार। ये वो बैंक होती है जो किसी भी कंट्री के अंदर रेगुलेशन लाती है, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन करती है, ठीक है। ये वो तरीके की बैंक है। इसके कुछ इनिशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे मॉनेटरी मैनेजमेंट, होता है, देन रेगुलेशन ऑफ बैंक्स होता है, ठीक है। करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी प्रिंटिंग एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो सारे फंक्शन हम आरबीआई के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आरबीआई की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक की एक जरूरत आन पड़ी थी उस समय में। और एक इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के अंदर काफी फेमस, इंडिया के अंदर भी काफी फेमस है, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने भी अपने इकोनॉमिक के अंदर जो थीसिस लिखी थी उन्होंने, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था दैट इंडिया के अंदर जो है ना, जो करेंसी है इंडियन रूपी है, उसको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ रूपी के अंदर वो बता रहे हैं कि हमको इंडियन करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक जैसी एक संस्था होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंबेडकर जी भी ब्रिटिशर्स से सीखे थे ये चीज। तो ब्रिटिशर्स ने भी 1926 में एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, जस्ट अ सेकंड। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना था। इसका ऑफिशियल नेम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन क्या था? ये वो कमीशन है जिसने पहली बार रिकमेंड किया, इट प्रपोज दैट सेटअप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक को सेटअप करने की बात कर रहा था, ठीक है। दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये बात क्यों कर रहा था? क्योंकि इंडिया के अंदर कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी बिफोर, प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। इंपीरियल बैंक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, इट वाज इंडियाज वर्चुअली वर्क एज द सेंट्रल बैंक, वर्चुअली, इट वाज नॉट डेजिग्नेटेड।
लेकिन ये एक तरीके से सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको वहां पे। सो ब्रिटानिया कमीशन ने रेकमेंड किया और ब्रिटिश सरकार ने उन रिकमेंडेशन को मानते हुए 1934 में ब्रिटिशर्स ने आरबीआई एक्ट बनाया और आरबीआई एक्ट बना के उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। ठीक है, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1934 एंड आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड। सो 1934 का आरबीआई एक्ट था, लेकिन उसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। एक अप्रैल 1935 को मुंबई सॉरी कलकत्ता के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की गई। माइंड यू, अगर मैं आज की बात करूंगा 2023 की, तो आज आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे मिलता है? आज आरबीआई का हेडक्वार्टर मिलता है आपको मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन इनिशियली जब आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहां पे था? कलकत्ता के अंदर था। तो 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता के अंदर आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है। जब आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया, सो इट वाज सेंट्रल बैंक फॉर ब्रिटिश इंडिया। उस समय का ब्रिटिश इंडिया मतलब आज का इंडिया जैसा नहीं था, वो काफी बड़ा था। उसके अंदर आज का पाकिस्तान भी आ रहा था, इंक्लूडिंग आपका बांग्लादेश, प्लस उस समय का म्यांमार भी आ रहा था, यानी बर्मा। ठीक है, और आज का इंडिया तो है ही है। तो इतने बड़े रीजन में ब्रिटिश एम्पायर था और आरबीआई इतने बड़े साम्राज्य के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रही थी। लेकिन समय के साथ हमने देखा है कि ये इलाके पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया से अलग होते गए, लेकिन फिर भी आरबीआई ने कुछ समय तक इन कंट्रीज को भी सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी थी। यहां से हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने इंडिया के अलावा 2 और अलग कंट्रीज को भी सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी। तो म्यांमार की बात करेंगे हम। म्यांमार को आरबीआई ने 1947 तक, 1937 से लेके 1947 तक म्यांमार को आरबीआई ने क्या दी? सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी है। 1937 में म्यांमार इंडिया से अलग किया गया था। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बता के म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी आरबीआई म्यांमार के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रही थी। हम देख रहे थे कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, तो 1947 के बाद आरबीआई ने पाकिस्तान को छोड़ नहीं दिया, उल्टा 1 साल तक, अप टू 1948, 1948 तक। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल तक आरबीआई ने पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी थी। बाद में उनकी खुद की आरबीआई बन गई, उनके यहाँ पे सॉरी उनकी सेंट्रल बैंक वहां पे बन गई। तो इस तरीके से आरबीआई ने इंडिया के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार, इन कंट्रीज को भी क्या दी है? सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी है। जब आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तब शुरुआती समय में उसका जो टोटल कैपिटल था वो 5 करोड़ रुपए का कैपिटल था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 5 करोड़ रुपए कैपिटल प्राइवेट लोगों ने जमा किया था, विदाउट मेजर गवर्नमेंट ओनरशिप। प्राइवेट लोगों ने वो पैसा पूरा का पूरा जमा किया था। मतलब आरबीआई कहने के लिए सरकार के कंट्रोल में थी, वहां पे सरकार की ओनरशिप में थी, लेकिन फिर भी अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्राइवेट शेयर होल्डिंग वहां पे थी, सरकार की ओनरशिप नहीं थी। मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसकी थी? प्राइवेट ओनरशिप थी वहां पे। तो इस तरीके से आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अगर आज हम देखेंगे, आज आरबीआई का स्ट्रक्चर काफी अलग है। आज आरबीआई में 100% ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके से आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है। सो आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आरबीआई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी आरबीआई को जब 1935 में एस्टेब्लिश किया गया, तब सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के क्या थे? फर्स्ट गवर्नर थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ वही है जो आरबीआई के पहले इंपीरियल बैंक के कौन थे? वो सीएमडी थे। इंपीरियल बैंक के चेयरमैन थे वो पहले, लेकिन 1935 में आरबीआई बनी तो आरबीआई के वो क्या बन गए? फर्स्ट गवर्नर बन गए, सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
अगर मैं इंडियंस की बात करूंगा तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पर्सन हु बिकेम गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो उनका नाम है सी डी देशमुख। सी डी देशमुख was the first Indian person who became the governor of RBI. RBI जो थी, सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ठीक है, ये जो सी डी देशमुख थे ये इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की भी रहे थे, सेकंड, ही वाज एक्चुअली सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इन 1944 ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस इन यूएस। 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का वो अंतिम दौर था। 1945 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंकने के बाद 15 अगस्त के दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था 1945 में। लेकिन उसके पहले ही ये मतलब अंतिम दौर था। तो 1944 में ही अमेरिका के अंदर ब्रिटन वुड की एक जगह पे थी, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे दुनिया के 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। इसके अंदर इंडिया भी इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात है ना कि 1944 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, बट इट वाज पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्फ्रेंसेस एज इंडिपेंडेंट पर्सन। तो उसमें किन्होंने वहां पे जाके अटेंडेंस लगाई थी, तो वो थे सी डी देशमुख। इसी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि दुनिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनी जिसका नाम है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है, ये हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, उनका काम क्या है, कैसे वो एक दूसरे से अलग बनती है, लेकिन वो तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे जाके लेक्चर्स में। सो इंडिपेंडेंट के बाद इतने सारे बदलाव आ रहे थे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भारत सरकार ने सबसे पहला काम किया कि 1948 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। एक्चुअली में 1948 में पार्लियामेंट ने कानून पास किया था और उस कानून को लागू कब किया, 1 जनवरी 1949। तो 1949 का पहला दिन, तो 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज किया गया। तो नेशनलाइज किया गया मतलब क्या है कि नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर भारत मतलब कोई भी संस्था को गवर्नमेंट ओनरशिप में लाया जाता है। ठीक है ना, प्राइवेट ओनरशिप टू गवर्नमेंट ओनरशिप में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल था प्राइवेट ओनरशिप के अंदर, तो भारत सरकार ने वो सारा पैसा वापस कर दिया प्राइवेट लोगों को, और आरबीआई को कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह सेटअप कर दिया उस समय में। अब आरबीआई को नेशनलाइज भी कर दिया, लेकिन आरबीआई को अधिकार देना बाकी था, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट कानून है गाइस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर हम बहुत बार इस कानून से रूबरू होते जाएंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को अलग अलग तरीके की पावर प्रोवाइड करता है। आरबीआई के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है जिनकी मदद से आरबीआई पावर लेता है, तो वो दो कानून कौन से हैं, पहला तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ये जो दो कानून है, इन दो कानून से आरबीआई ज्यादातर पावर लेता है और अपने फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा आरबीआई एक्ट 1934 की, तो आरबीआई एक्ट 1934 सीआरआर को मैंडेटरी करवाता है। अगर मैं बात करूंगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की, तो 1949 का एक्ट है वो एसएलआर को मैंडेटरी करवाता है। सीआरआर, एसएलआर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, ये हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इनको ढंग से पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके के नियम लगाना, ठीक है, इस तरीके की ताकत देना, ये कानून का काम है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस तक प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर अगर कोई भी बैंक बननी है तो सबसे पहले उसको एक कंपनी की तरह रजिस्टर होना पड़ता है, एंड सेकेंड थिंग उसको आरबीआई से क्या लेना पड़ता है, एक बैंकिंग लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई जब बैंकिंग लाइसेंस देंगे तभी कोई इंस्टीट्यूशन बैंक की तरह काम कर सकती है। ठीक है,
तो ये लाइसेंस देने का अधिकार बैंक को कहां से मिलता है, सॉरी आरबीआई को कहां से मिलता है, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अलावा ऑडिटिंग करने का काम, एसएलआर वगैरह लगाने का काम, ये सारे फंक्शंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा किए जाते हैं। तो दैट्स अबाउट आरबीआई। तो आरबीआई से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आरबीआई के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड जो भी बातें हम आरबीआई के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीआई क्या है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या है, ठीक है। जाते जाते एक बात बोलता हूं इस टॉपिक के लिए कि इंडिया के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी थे जो कभी आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो उनका नाम क्या है, अगर आप गेस कर सकते हो तो गेस करके दिखाओ। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, he was the only prime minister who served as a आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो 1947 के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया के अंदर, लेकिन 1947 के बाद सिनेरियो बदल गया। अब हमारी माई बाप सरकार आ गई, ठीक है, हमारी खुद की सरकार आ गई थी। ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए थे। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार के सामने चैलेंजेस कुछ अलग तरीके से थे, सिनेरियो कुछ अलग तरीके से हो गया था वहां पे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में पॉवर्टी काफी ज्यादा थी, हद से ज्यादा पॉवर्टी थी। इंडिया में भूखमरी भी काफी ज्यादा हो रही थी, ठीक है। उस समय में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बैंकिंग सेक्टर थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होने शुरू हो गया था, लेकिन इसी एक्सपांशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी बनते जा रही थी। जैसे एक नेक्सस बन गया था, नेक्सस बिटवीन बैंक्स एंड कैपिटलिस्ट पीपल। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग, ठीक है। तो बैंक क्या थी, बैंक आज भी क्या है, एक प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है, एक दुकानदारी है एक तरीके से, ठीक है। बस दुकान के अंदर हम साबुन टिकली ये चीजें बेचते हैं, बैंक के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इतना ही डिफरेंस दिखता है लगभग, ठीक है। तो ये बैंक है, एक प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है। ज्यादातर बैंक, सारी बैंक्स नहीं है, ठीक है, ज्यादातर बैंक्स क्या है, प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है। अब ये जो बैंक्स है वहीं पे पैसा लगाएगी, वहीं पे कर्जा देगी जहां पे उनको प्रॉफिट दिखता है। इंडिपेंडेंस के बाद हम देखेंगे तो इंडिया में गरीबी काफी ज्यादा थी, हद से ज्यादा गरीबी थी इंडिया में, ठीक है। लोगों के खाने के फांदे थे वहां पे, तो वो बैंक से कर्जा लेके बड़े बड़े बिजनेस करेंगे और बैंक को प्रॉफिट करवा के देंगी। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस था सारा का सारा पिक्चर। इसीलिए एक नेक्सस बन गया जिसके अंदर एक साइड में बैंक थी तो दूसरी साइड में पूंजीवादी लोग, कैपिटलिस्ट पीपल थे। बैंक्स कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोगों को मदद कर रही थी, पैसे वाले लोग बैंक को प्रॉफिट कमा के दे रहे थे। इसी तरीके से ये काम कर रहा था। लेकिन इस नेक्सस के चलते क्या हो गया कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वो बैंकिंग सेक्टर से वंचित हो गए, द लेफ्ट आउट ऑफ बैंक, ठीक है। एक्सक्लूजन हो गया उनका, क्या हो गया, एक्सक्लूजन। जनरली ये सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, गरीब लोग। उस समय में ज्यादातर जो हमारे लोग थे, ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन था हमारा, वी वेर प्राइमरीली एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो उस समय में एग्रीकल्चर में लोग काम करने वाले थे ज्यादातर लोग। समय के साथ प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती गई। 1960s में क्या हो गया कि इंडिया में बैक टू बैक 2 वॉर्स हो गए। एक साइनो इंडिया वॉर, देन इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। साइनो इंडिया वॉर के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। उनके बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उस समय तक सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो गई थी। उस समय तक एक किस्सा ये बताया जाता है, ठीक है, कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने यहां तक के ये कहा जाता है कि उन्होंने रेडियो में अनाउंसमेंट तक कर दी थी कि हमको हमारे जवानों को खाना देना है,
इसलिए हम लोग हो सके तो एक टाइम का खाना गिव अप करेंगे और जो खाना बचेगा वो जवानों को देंगे। इतनी ज्यादा परेशानियां हो गई थी। मतलब 1961 के बाद ही इंडिया के अंदर क्या हो गया था, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सब ड्रॉप डाउन हो गया था। इसके कारण अनाज नहीं बन रहा था इंडिया के अंदर, तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हो गया था उस समय में, तो प्रॉब्लम्स हो गई थी। इंडिया में खाना नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था। भारत सरकार अमेरिका से मदद ले रही थी उस समय में खाने के लिए। अमेरिका एक स्कीम चला रहा था जिसका नाम था PL 480। उस स्कीम के तहत अमेरिका इंडिया को खाना प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो खाना भी जो है ना अच्छा क्वालिटी का नहीं दे रहा था वहां पे। ये रिपोर्टिंग हुई है बहुत बार कि उस जमाने में जो भी खाना अमेरिका देता था वो घटिया क्वालिटी का देता था। वहां पे जो खाना जानवर खाते थे वही खाना इंडिया में सप्लाई किया जाता था। साथ ही साथ अमेरिका दादागिरी भी कर रहा था उस समय में अपनी बात मनवाने के लिए, प्रेशराइज कर रहा था इंडिया में। सो इंडिया को इन सारे झमेलों से बाहर निकालना था उस समय में। इंडिया को एटलीस्ट फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाना था उस समय। तो 1960s में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया दैट कि हमको इंडिया में फूड प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में करना है, सफिशिएंट क्वांटिटी में। उसके लिए एक बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसका नाम क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 1965-66 के दौरान इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अनफॉर्चुनेट बात है कि लास्ट मंथ में ही MS स्वामीनाथन इनकी डेथ हुई थी, और MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह जाने जाते हैं। MS स्वामीनाथन, इनके अलावा और एक पर्सन थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को बनाया था, ऐसे बीज बनाए थे जो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में कुछ टेस्ट किए जो सक्सेसफुल हो गए। MS स्वामीनाथन ने उन्हीं टेस्ट को इंडिया में पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्लान बनाया। व्हाट इज बेसिस ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक नटशेल में बता देता हूं कि यहाँ पे क्या किया कि इंडिया के अंदर जो है ना हाई क्वालिटी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन करने की कोशिश की गई बाय यूजिंग हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर एंड ऑल दैट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करना है हमको, प्रोडक्शन बढ़ाना है। बट व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम हियर? मनी। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? मनी, पैसा। ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है मतलब फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट हाउ डू दे अडॉप्ट? इंडिया के अंदर गरीबी इतनी थी कि गरीब किसान को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था उस समय में। ठीक है, मुट्ठी भर ही किसान ऐसे थे जो इन हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते थे, बाकी सारे लोग तो नहीं कर सकते थे ना। और उस समय की जो बैंक्स थी वो फार्मर्स को कर्जा देने के लिए रेडी नहीं थी उस समय में, बिकॉज फार्मर को कर्जा देना मतलब उनके हिसाब से क्या था, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। उस समय में इरिगेशन भी नहीं था ज्यादा इंडिया में। तो इसके कारण क्या हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादा कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने 1969 में एक बोल्ड डिसीजन लिया। ठीक है, वो बोल्ड डिसीजन ये था कि उन्होंने इंडिया में 14 बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। He straight away nationalized 14 major banks into the India. ऐसी बैंक्स उन्होंने ढूंढी जिनके अंदर टोटल डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा थी। ये 50 करोड़ है, कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स रखने वाली 14 बड़ी बड़ी बैंकों को सिलेक्ट किया गया और 1969 में उन 14 के 14 बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। मतलब वो बैंक अब प्राइवेट ओनरशिप में नहीं थी, जबकि वो बैंक सरकारी ओनरशिप में चली आई थी। ठीक है, जब कोई भी संस्था प्राइवेट टू सरकारी ओनरशिप में कन्वर्ट होती है, जब कोई भी संस्था प्राइवेट टू गवर्नमेंट ओनरशिप में कन्वर्ट होती है, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। जैसे RBI के बारे में देखा हमने, जैसे SBI के बारे में देखा, और ये 14 अलग अलग बैंकों के बारे में देख रहे हो। तो इन 14 बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया गया उस समय।